गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की ये लास्ट वीडियो है। इसमें इसकी जो विशेषताएं थी, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, वो सारी यहाँ पे जो मैं बता दूंगी, वो मेंस के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ से अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ आप जुड़ जाना और पीडीएफ आपको ये सारे वीडियो के मिल जाया करेंगे। प्लस में करंट अफेयर्स मिलता है और भी जो स्टडी मटेरियल है यूपीएससी का, वो वहाँ पे मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो गाइस, शुरू करते हैं क्लास और वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आप वहाँ से अपनी तैयारी और 100% और अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं क्लास। और ये जो हिस्ट्री की क्लास है, यूपीएससी से लेके सारे स्टेट लेवल के एग्जाम और ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं जो एसएससी, जीडी, रेलवे वगैरह, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि सारा सिलेबस एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी से जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं वो सारे यहाँ पे मैं आपको पढ़ाती हूँ। गाइस, मेरी कम से कम ये 4 साल की मेहनत है। तो आप एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ से आप एक बार एग्जाम में देख लीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं क्लास। यहाँ पे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो सबसे पहली कौन सी विशेषता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है सामाजिक जीवन की विशेषताएं। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके सामाजिक जो जीवन था, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो यहाँ पे बताई गई है। और अगर आप मेंस में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे ही लिखना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे है कि यह समाज मातृ सत्तात्मक था। यानी यह समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। यानी यहाँ पे औरतों का अपमान नहीं होता था, माताओं को भी मानते थे और औरतों को भी अच्छा दर्जा दिया गया था वहाँ, क्योंकि यहाँ से खुदाई में अधिक मात्रा में मिट्टी की नारी की मूर्तियाँ मिली। यानी सबसे ज़्यादा अगर सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ मिला है तो जो खुदाई करते वक्त जो मिट्टी नारी यानी जो औरत की जो मूर्ति होती थी, सबसे ज़्यादा कहाँ मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई हुई थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा नारी की मूर्तियाँ मिली थी। फिर यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या थी? आपने देखा होगा कि जो और थे, आपने मध्यकालीन प्राचीन भारत में देखा होगा, सबसे बुरी बाल प्रथा थी और दूसरी थी पर्दा प्रथा और एक और थी उसके साथ में सती प्रथा थी कोई। तो यहाँ बाल विवाह बिल्कुल नहीं था, बाल विवाह पे बिल्कुल रोक थी और लड़कियों की शादी कम उम्र में नहीं होती थी और पर्दा प्रथा भी नहीं थी। यानी जो औरतें थी उनको पर्दा अगर वो कर रही हैं तो उनकी इच्छा है, वैसे पर्दा करने का भी उन पर कोई भी जबरदस्ती नहीं थी। तो यहाँ पर बाल विवाह भी नहीं था और दूसरा पर्दा प्रथा नहीं थी। उसके बाद में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। सबसे अच्छी बात क्या है? आपने देखा था कि जो प्राचीन भारत है वहाँ पे औरतों को आपने बताया था कि जुए की तरह मनुष्य का दूसरा दोष बताया गया था कि मतलब औरतों को बहुत बेकार दर्जा दिया गया था, पढ़ाई नहीं करवाते थे, पर्दा प्रथा थी, उनकी शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था कि महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, वो पढ़ाई भी कर सकती थी। यानी उन्हें सम्मान अच्छे से दिया जाता था, अगर वो पढ़ना चाहें उनमें से तो वो पढ़ भी सकती थी। ये कहाँ पे था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषताएं थी। फिर यहाँ का जो समाज था वो कितने वर्गों में विभाजित था? तो यहाँ का जो समाज था वो 4 वर्ग में विभाजित था। कौन कौन से थे? नंबर 1 पुरोहित, फिर योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यानी जो समाज था वो कितने वर्ग में था? क्वेश्चन आ जाता है तो 4। कौन कौन से थे? पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। क्वेश्चन यहाँ से आया है यूपीएससी में, इनमें से एक हटके नाम दे दिया तो वो नहीं है, ये 4 आपको रखनी है। उसके बाद में यहाँ के लोग मुख्यतः गेहूं और जौ का उपयोग करते थे, काय के रूप में? भोजन के रूप में। यानी जो यहाँ के लोग थे वो सबसे ज़्यादा गेहूं और जौ का उपयोग करते थे भोजन के रूप में। और यहाँ के लोग सूती व ऊनी वस्त्र पहनते थे। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या पहनते थे?
तो वो सूती व ऊनी वस्त्र पहनते थे। एक बार फिर समझ लीजिए ये मतलब जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो मात्र सत्तात्मक थी। यहाँ नारी की पूजा भी होती थी, उन्हें अच्छा मतलब पूजा ही समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे उनको इज्जत दी जा रही है। पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह का बिल्कुल भी चलन नहीं था, बंद था, उस पर रोक थी। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, वो पढ़ भी सकती थी। और यहाँ का समाज था 4 वर्गों में विभाजित था। कौन था? पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। फिर यहाँ के जो लोग थे भोजन के रूप में मुख्यतः काय का करते थे यूज, तो गेहूं और जौ का। और वस्त्र कैसे पहनते थे? तो सूती और ऊनी। चलते हैं गाइड, अगला देख लेते हैं, इसमें और भी कुछ विशेषता हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर 4 प्रजाति के लोग पाए गए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है उनमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर 4 प्रजाति के लोग पाए गए। कौन कौन से? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, अल्पाइन, मंगोलाइड और भूमध्य सागरीय द्रविड़। यानी जो भूमध्य सागरी थे इनकी संख्या सर्वाधिक थी, इसीलिए इन्हें इस सभ्यता का निर्माता कहा गया। यानी जो भूमध्य सागरीय द्रविड़ लोग थे उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कहा गया है। उसके बाद में यहाँ के लोग मनोरंजन के रूप में चौपड़ खेलना, शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़ाना आदि किया करते थे। यानी जो लोग थे मनोरंजन के लिए ये जो काम है वो किया करते थे। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सामाजिक जीवन तो शॉर्ट में मात्र सत्तात्मक, दास प्रथा, 4 वर्ग थे, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। देखते हैं गाइज अगले, यहाँ पे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड से हुई जा रही हूँ, आप देख लो, वरना इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये समझने के लिए है। और चलते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा तो और कुछ है इसके जो बता देती हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन कैसा था कि कृषि विकसित थी। ये आप ऐसे बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, क्योंकि मैं समझाती हूँ। तो बहुत लोगों की कमेंट आए थे कि मैम आप बिगाड़ के रख देते हो बोर्ड, तो आप पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखो आप ऐसे बना सकते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कृषि विकसित थी, व्यापार था और पशुपालन था। काय में? सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन में व्यापार 2 भागों में बटा था। पहला आंतरिक व्यापार, यानी वहीं की वहीं होता था। दूसरा बाहरी, बाहर से होता था। और विदेशी व्यापार। ठीक है, व्यापार कैसा था? आंतरिक था और बाहरी और विदेशी था। फिर यहाँ पे 9 प्रकार की फसल की जानकारी मिली, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता से 9 प्रकार की फसल की जानकारी मिली। और सबसे पहले काय की मिली? तो कपास की जानकारी मिली थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि प्रधान थी, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर महत्व दिया जाता था तो गाय कृषि को दिया जाता था। परंतु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वाणिज्य व्यापार था। वैसे यहाँ कृषि प्रधान थी, लेकिन वाणिज्य व्यापार था, लेन देन का, पैसे दे दिए जाते थे, तो उस हिसाब से यहाँ का मुख्य व्यापार वाणिज्य व्यापार था। लेकिन अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कृषि प्रधान थी। फिर कृषि विकसित अवस्था में थी, यहाँ से फसलों का साक्ष्य मिला है। यानी कृषि जो थी विकसित, यानी और विकास हो रहे थे नए नए, तो ऐसा नहीं था कि कृषि का कुछ विकास नहीं हुआ, यानी वहाँ लोग कृषि करते थे। इसीलिए इस आधार पे कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक जीवन में कृषि व्यवस्था विकसित थी। फसल कौन कौन सी मिली? गेहूँ, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, राई, मटर, बाजरा, चना आदि जो फसल थी वो यहाँ पे मिली थी। फिर हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई 16 के गुणज में थी, यानी जो तौल की इकाई थी वो 16 के गुणज में थी। कुबड़ वाला सांड विशेष महत्व में था, यानी कुबड़ वाला सांड था वो विशेष महत्व में था, उसकी एक मूर्ति टाइप की मिली थी। गाय की कोई भी मूर्ति यहाँ पे नहीं मिली, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें गाय की कोई भी मूर्ति नहीं मिली। गाय जब ये आर्थिक जीवन का और है, या स्पेस कम था, तो देख लेते हैं। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन शुरू किया था। और यूनानी लोग कपास को
शिंडन कहते थे। फिर धार्मिक जीवन, तो इस सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले परंतु मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला था लेकिन मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला था। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे। यानी जो हड़प्पा के लोग थे वो धरती को उर्वरा की देवी मानकर पूजा करते थे। तो यहाँ धार्मिक जीवन में ऐसे गाइस आप भी बना लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो धार्मिक जीवन में यहाँ प्रमुख देवता, फिर दूसरा स्थान किसका था और जो पूजा होती थी अन्य पूजा कौन कौन सी थी। तो प्रमुख देवता मातृ देवी यानी मुख्य देवी और पशुपतिनाथ कौन थे, इनके मुख्य देवता। यानी मुख्य देवी थी मातृ देवी और मुख्य देवता पशुपतिनाथ। दूसरा स्थान था वृषभ पूजा यानी बैल पूजा का, जो एक सींग वाला बैल था उसको बहुत महत्व दिया गया था। और पशुपतिनाथ और जो वृषभ पूजा जो बैल का साक्ष्य कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो से इनका साक्ष्य मिला था, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। फिर अन्य पूजा कौन सी थी, तो सूर्य पूजा, पीपल पूजा, नाग पूजा, लिंग पूजा, जल पूजा, व्रत स्नानागार उसी को बोलते थे। अग्नि पूजा, अग्नि पूजा का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा लोथल से साक्ष्य मिला था किसका, अग्नि पूजा का। और एक और पूजा कौन सी है, तो स्वास्तिक पूजा। और है गाइस, अभी ये खत्म नहीं हुआ है तो देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें थी, तो मोहरों के बारे में क्या विशेषता है कि हड़प्पा की सर्वोत्तम कलाकृतियां यहाँ की मोहरें हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम अगर कलाकृतियां थी तो वो मोहरें थी, जो मुख्यतः शैलखड़ी की बनी थी। यानी जो मोहरें बनी थी वो काय की बनी थी, तो मुख्यतः शैलखड़ी की बनी थी। यहाँ सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कम से कम कितनी संख्या थी उनकी, तो 1200। यानी हड़प्पा सभ्यता से जो सर्वाधिक मोहरें मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली है और संख्या कितनी है, तो 1200। यहाँ की मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले बैल का साक्ष्य मिलता है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी उन पर सर्वाधिक साक्ष्य किसका मिलता है, तो एक सींग वाले बैल का। तांबे की मोहरें लोथल से मिलती थी, कौन कौन सी, गाय, घोड़ा, गाय और घोड़ा, शेर का साक्ष्य नहीं है। यानी यहाँ के क्वेश्चन आ जाता है, गाय घोड़ा और बैल का तो था ही, तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता, तो शेर का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला। इस सभ्यता के लोग ईंटों का उपयोग 4:2:1 के अनुपात में करते थे। यानी जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो ईंटों का उपयोग क्या करते थे, 4:2:1 के अनुपात में करते थे। फिर लिपि, तो सर्वप्रथम 1853 में यहाँ की लिपि का नमूना प्राप्त हुआ। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस लिपि का नमूना सर्वप्रथम 1853 में प्राप्त हुआ था। यहाँ की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पृष्ठोपेदन कहा जाता है। यानी जो यहाँ की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पृष्ठोपेदन कहा जाता है। यहाँ की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं एवं कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 250 से 400। यानी जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उसमें 64 मूल चिन्ह है, यानी जो मूल हैं मेन मुख्य वो 64 है और कुल अक्षरों की संख्या 250 से 400 है। इस लिपि में सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ, तो गाइस मछली का हुआ। जो ये लिपि है अभी तक पूरी पढ़ी नहीं गई है, थोड़ा सा किसी ने देख लिया है, वैसे ये पढ़ी नहीं गई है, इसके बारे में यही बोला जाता है। फिर इस लिपि पर सर्वाधिक यू आकार के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उस पर इस जो यू होता है, यू के आकार का चित्रण किया गया है। फिर एक नोट है, लिख लेना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। यानी तांबा, कांसा ये सबसे तो परिचित थे, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, तो वो लोग लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। आगे गाइस और है, इस सभ्यता का व्यापार मुख्यतः पश्चिम में मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता यानी जिन्हें दोशन दियों की भूमि भी कहा जाता, वहां से होता था।
ये कहाँ पे थे? तो अफगानिस्तान, ईरान और मिस्र, यानी सभ्यता का जो मुख्यतः व्यापार था वो अफगानिस्तान, ईरान और मिस्र से होता था और मुख्य व्यापार स्थल मेसोपोटामिया था। ठीक है। फिर विदेशों से आयातित वस्तु, यानी जो विदेशों से आयातित वस्तु थी वो कौन सी थी और कहाँ से वो आती थी? तो सोना कर्नाटक कोलार हट्टी खान है, अफगानिस्तान, ईरान। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। टिन अफगानिस्तान, ईरान। तांबा केतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान। जो यहाँ पे इनकी खान है मुख्य रूप से यहाँ ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर लाजवर्थ भवन निर्माण, यानी बदख्शा अफगानिस्तान। शिलाजीत हिमालय। गोमेद गुजरात, सौराष्ट्र, यानी सौराष्ट्र में आता है और ये गुजरात में है। फिर इस सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मेसोपोटामिया इराक के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, मेलुहा शब्द का उपयोग कहाँ किया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया है। लास्ट स्लाइड बची है, यहाँ से मैं पढ़ाऊंगी सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, वो आप देख लीजिए, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता खत्म। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण थे जो सामने कुछ लोगों ने बताए हैं, वो मैं बता देती हूँ। कि पहला था आर्यों का आक्रमण। किसने बोला है? मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिंग, इन्होंने बताया था आर्यों का आक्रमण था जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण था। फिर दूसरा महामारी, तो जो कैनेडी थे उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो महामारी। फिर बाढ़ का कारण, तो सर जॉन मार्शल, SR राव और जो मैके थे वो, तो सर जॉन मार्शल, SR राव और मैके ने बाढ़ का कारण बताया, यानी जो लोग थे इन्होंने अलग अलग कारण दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। तो गाइस सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ होती है खत्म। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा मेंस का लिखाया है। आपके क्वेश्चन कोई भी अगर आप एग्जाम में दे रहे हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो आप यहाँ से अपने नोट्स बना लेना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।